हाय फ्रेंड, मेरा नाम नीलेश कुमार पांडे। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे गति के समीकरण के निगमन के बारे में जानेंगे बेटा कि गति के समीकरण को किस तरह से निगमन किया जाता है, उसको निगमन करने की कितनी विधियां होती है। तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बना के अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि गति के 3 समीकरण होते हैं और तीनों समीकरण को निगमन करने के 3 तरीके होते हैं जिसमें से पहला तरीका होता है साधारण विधि, दूसरा तरीका जो होता है समाकलन विधि या उसी को कलन विधि कहते हैं, और तीसरा जो तरीका होता है ग्राफीय विधि। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गति के जो तीनों समीकरण है बेटा, तीनों समीकरणों का निगमन हम लोग पढ़ेंगे समाकलन विधि से। गति के समीकरणों का निगमन कैसे किया जाता है? जी हाँ, आपने सही सुना कि बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे गति के समीकरणों को, तीनों समीकरणों को समाकलन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए देखिए, मैं बहुत ही कम समय में आपको और बेस्ट तरीके से सबसे इजी करके आपको बताऊंगा कि तुरंत ही आप समझ जाएं। जितने भी 11th के छात्र हैं उन छात्रों से कहूंगा कि बेटा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए है यह गति के समीकरण। बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनको साधारण विधि से सॉल्व करना तो आता है, निगमन तो कर लेते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको समाकलन विधि का ज्ञान नहीं होता। बेटा समाकलन के माध्यम से दे दिया जाता है कि गति के समीकरणों का निगमन करो तो नहीं कर पाते हैं। देखिए आज अगर हमारे वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो 100% मैं गारंटी ले रहा हूं कि बेटा आप इस वीडियो में पूरा समझ जाएंगे, कहीं आपको दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आइए देखिए, सबसे पहले हम लिख दे रहे हैं समीकरणों को। पहला समीकरण क्या था जी? पहला जो समीकरण हमारा था v बराबर u प्लस AT था। ठीक है, दूसरा हमारा समीकरण क्या था? दूसरा जो समीकरण हमारा था f बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर था। s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तीसरा समीकरण क्या था बेटा? तीसरा था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as था। क्या था बेटा? 2as था। तो चलिए ध्यान दीजिए, अब एक एक करके मैं आपको बता दे रहा हूं। हमें सबसे पहले निगमन करना है गति के प्रथम समीकरण का, और कौन सी विधि से? समाकलन विधि से। अगर साधारण विधि देखना चाहते हैं तो बेटा मैं उसका वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दिया हूं, आप वहां से देख सकते हैं। उसमें मैं केवल गति के तीनों समीकरणों को साधारण विधि से सॉल्व किया हूं, और आज जो मैं बताऊंगा गति के तीनों समीकरणों का लाइन बाय लाइन करके निगमन जो बताऊंगा वह समाकलन विधि से होगा। चलिए, इसको निगमन करने के लिए हमें कुछ कंसेप्ट की आवश्यकता होती है। वो कंसेप्ट क्या है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अच्छे तरीके से आप लोग जान लीजिए। मान लीजिए बेटा यहाँ पर एक वस्तु है, मैं एक वस्तु को यहाँ पे रखा हूं, यहाँ पर एक क्या है? वस्तु है। यह वस्तु जो है गति नहीं कर रही है, तो इस कंडीशन में वस्तु का समय क्या होगा, यानी टाइम जो वैल्यू होता है इसका मान क्या होगा? वस्तु गति नहीं कर रही है, वस्तु किसमें है? विरामावस्था में है, तो समय का मान क्या होगा बेटा? यहाँ पर 0 होगा। वेग क्या होगा आप बताइए? वस्तु गति नहीं कर रही है तो समय उस कंडीशन में क्या होगा? वस्तु विरामावस्था में है, गति नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में समय का मान 0 होता है। और वेग क्या होगा? वेग u होगा। वेग जो होगा हमारा क्या होगा? u होगा। बेटा विस्थापन में आपसे पूछूं कि बताइए विस्थापन क्या होगा? क्या आप बता सकते हैं विस्थापन क्या होगा? चलिए कमेंट के माध्यम से बताइए विस्थापन क्या होगा बेटा? विस्थापन का मान भी 0 होगा। फिर समझिए, हमने क्या किया, यहाँ पर एक वस्तु लिया, वस्तु कौन सी अवस्था में है? विरामावस्था में है, वह गति नहीं कर रही है। तो वस्तु जब विरामावस्था में होगी, वह गति जब नहीं करेगा, तो उस समय में उस कंडीशन में बेटा समय का यानी टाइम का जो मान होगा 0 होगा। वेग का जो मान होगा बेटा u होगा। वेग का मान क्या होगा? u होगा। और विस्थापन की बात किया जाए तो उस कंडीशन में विस्थापन भी हमारा 0 होगा। फिर चलिए इधर मैं यहाँ पे एक दूसरी वस्तु ले रहा हूँ। देखिए मैंने एक दूसरी वस्तु ले लिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बेटा, यह वस्तु यहां से चलकर यहां पर आई है। यह वस्तु जो है यहां से चलकर यहां पर आई है, तो कुछ समय लगा होगा, तो समय 0 से बढ़कर क्या हो गया? t हो गया। समय 0 से बढ़कर क्या हो गया? t हो गया। और वेग जो है, वेग में क्या होगा परिवर्तन बेटा? v होगा। वेग u से बदलकर क्या हो गया?
v हो गया। इस u को प्रारंभिक वेग कहते हैं और v को अंतिम वेग कहते हैं। u को क्या कहेंगे? प्रारंभिक वेग कहेंगे और u को क्या सॉरी u को हम प्रारंभिक वेग कहेंगे और v को हम क्या कहेंगे? अंतिम वेग कहेंगे। विस्थापन की बात आई, पहले कंडीशन में वस्तु में विस्थापन का जो मान था 0 था, तो दूसरे कंडीशन में आप बताइए विस्थापन का मान क्या होगा? यह वस्तु बेटा यहां से जब यह यहां तक चला है तो s दूरी तय किया है। वस्तु में विस्थापन क्या हो रही है बेटा? यह s हो जाएगा, यानी यह वस्तु यहां से जब यहां चलेगा तो विस्थापन क्या हो जाएगा? s उत्पन्न होगा। फिर ध्यान दीजिए, एक बार और समझिए, यह कंसेप्ट अगर सीख गए तो मैं आपको बता रहा हूं कि तीनों का तीनों नियम समाकलन विधि से बहुत ही आसान कर दूंगा बेटा। तो इसके लिए आप पहले इस कंसेप्ट को सीखिए। हमने क्या कहा? एक वस्तु लिया, क्या लिया बेटा? एक वस्तु लिया। यह वस्तु विरामावस्था में है तो इसमें समय का मान 0 है। अब आप कहेंगे सर कैसे समय का मान 0 है? बेटा मान लीजिए मैंने आपको 5 मिनट का टाइम दिया, मैंने आपको क्या किया? 5 मिनट का टाइम दिया और बोला कि चलिए 5 मिनट में आप यहाँ से 5 मिनट में आप यहाँ से रगड़गुज बाजार में आपको जाना है। मैंने आपको 5 मिनट का टाइम दिया। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, मैं जिस स्थान पे खड़ा हूँ, यहाँ से मैंने कहा कि चलो टाइम अब तुम्हारी स्टार्ट हो रही है, मैं तुम्हें 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, दौड़ते हुए यहाँ से रगड़गंज बाजार में जाओ और वहां से यहाँ पर आना है 5 मिनट में। तो मैंने अभी टाइम दिया, स्टार्ट तो नहीं हुआ। स्टार्ट हुआ क्या? मैं अभी टाइम दे रहा हूँ और फिर मैं अपने घड़ी में टाइम देखूंगा और कहूंगा कि चलिए 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। तो बेटा जब तुम जाना शुरू करोगे तो पहले तुम मेरे पास खड़े हो, तो उस कंडीशन में टाइम तुम्हारी 0 है। मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, कितने मिनट का? 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ और मैं अपने घड़ी में देखूंगा तो मिनट हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे? 0 1 2 3 4 ऐसी। माने तुम जब खड़े हो तो तुम्हारी टाइम जो है 0 है और जब जाना शुरू करोगे 5 मिनट का टाइम दूंगा तो टाइम भी बढ़ेगा तुम्हारा। तो वैसे यह वस्तु यहाँ पे क्या है? विरामावस्था में है, गति नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में इसका समय जो है 0 है, टाइम का मान क्या है? 0 है। वेग जो है u है, u को कहा जाता है प्रारंभिक वेग। क्या कहा जाता है? प्रारंभिक वेग। विस्थापन की बात कहा जाए तो वस्तु जब गति नहीं कर रही है बेटा, जब गति नहीं कर रही है तो विस्थापन उसमें कहां से उत्पन्न होगा? तो विस्थापन का मान भी क्या होगा? 0 होगा। ये बताइए, मैं जब गति करूंगा तभी तो विस्थापन उत्पन्न होगा, जब मैं गति ही नहीं करूंगा तो विस्थापन उत्पन्न होगा? नहीं होगा। तो बेटा विस्थापन का मान 0 होगा। अब यह वस्तु यहां से चलकर यहां पर आ गई है, वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन ला रही है। ध्यान दीजिए, यहां से चलकर यहां पर आ गई है, तो जब यहां से चलकर यहां पर आएगी तो इसमें विस्थापन उत्पन्न होगा s। क्या उत्पन्न होगा? s उत्पन्न होगा। समय जो 0 से जो इसमें प्रारंभिक जो टाइम था इसका, यानी विरामावस्था में जो टाइम था, वह समय 0 से बदलकर t हो जाएगा। क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। समझ रहे हैं? और वेग जो है u से बदलकर v हो जाएगा और v को अंतिम वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतिम वेग कहते हैं। और विस्थापन 0 से बदलकर s हो जाएगा। क्या हो जाएगा? s। बस यही कंसेप्ट अगर समझ में आ गया हो तो बेटा आप कमेंट करके बताइए कि जी सर मुझे समझ में आ गया। अगर नहीं आया है तो फिर भी आप कमेंट के माध्यम से अपनी सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि बेटा यह जो कंसेप्ट बता रहा हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हर जगह मैं इसी का उपयोग करने जा रहा हूँ और देखिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, देखिए कि कितना इजी मैं बता रहा हूँ। 100% गारंटी ले रहा हूँ। आप भी कहेंगे कि हाँ ऐसे तो कोई बताया नहीं था बेटा, और सर आप तो ऐसे बताएं कि एक ही दिन में मैं सीख गया। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए हम पहले हेडिंग बनाएंगे कि गति के प्रथम समीकरण का निगमन बेटा किसके माध्यम से? समाकलन। ठीक है, तो गति के प्रथम समीकरण का निगमन समाकलन विधि द्वारा। समाकलन क्या बेटा जी? समाकलन विधि द्वारा। मैं आपको समाकलन विधि द्वारा गति का निगमन बताने जा रहा हूं। आप हेडिंग बना लीजिए, देखिए कितना इजी मैं बताऊंगा। हेडिंग है कि गति के प्रथम समीकरण का निगमन समाकलन विधि द्वारा। चलिए बेटा प्रथम समीकरण क्या है? प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस at, यही नो है। तो चलिए मैं इसको नहीं लिख रहा हूं, मैं मिटा दे रहा हूं इसको। ठीक है, चलिए
आपको तो पता ही है, ऊपर लिखा हूं, ठीक है। वो निगमन करके देखिए मैं कैसे लेके आ रहा हूं, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हमें एक फार्मूले का ज्ञान होना चाहिए। वो फार्मूला क्या है पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें 2 फार्मूले की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो प्रथम में जो फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे वह होगा त्वरण, ठीक है। लिखेंगे त्वरण, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। त्वरण बराबर क्या होता है जी, वेग में परिवर्तन बटे, बटे में क्या होगा, समय या अंतराल, समय या अंतराल। वेग में परिवर्तन बटे क्या होगा, समय या अंतराल। ध्यान दीजिएगा, त्वरण को हम स्मॉल a से व्यक्त करेंगे, वेग को हम v से व्यक्त करेंगे, और वेग में परिवर्तन को हम d से। ध्यान दीजिएगा, हमने वेग को v से, परिवर्तन को d से, वेग को किससे, v से, और परिवर्तन को किससे प्रदर्शित किया, d से, तो यह हो जाएगा dv। समय अंतराल को dt से, d और t से, समय अंतराल को किससे प्रदर्शित करेंगे, dt से, dt से। अब क्या करना है आपको, इसके नीचे 1 मानना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, तो यह होगा a और क्या, dt बराबर में dv। a dt और बराबर में क्या हो रहा है, dv हो रहा है। फिर आगे बढ़िए बेटा, दोनों पक्षों का समाकलन ज्ञात करना है। आप लिखेंगे समाकलन करने पर दोनों तरफ चलिए, दोनों पक्षों का समाकलन कर दीजिए। मैं नीचे लिख दे रहा हूं, समाकलन करने पर, समाकलन, समाकलन करने पर, क्या करने पर बेटा जी, समाकलन करने पर। चलिए समाकलन कर दीजिए दोनों का। चलिए समाकलन करके आप बताएंगे बेटा समाकलन का सिंबल कैसे बनता है। जिन छात्रों को पता नहीं है वो जान ले बेटा, समाकलन का सिंबल हमारा ऐसे होता है, यही हमारा समाकलन का सिंबल है, सांप के आकार की होती है। मैं एक बार और बता दूं, समाकलन का सिंबल ऐसे होता है, सांप के आकार का, वही समाकलन का सिंबल है। तो हम समाकलन करने जा रहे हैं, समाकलन का सिंबल लगाएंगे, लिखेंगे dt बराबर, इसमें भी समाकलन इसका भी निकालना है, क्या, dv का समाकलन निकालेंगे, ठीक। अब ध्यान दीजिए, इसमें समाकलन आप समय का करेंगे और इसमें समाकलन आप वेग का करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहले में समाकलन आप समय का करेंगे और दूसरे में समाकलन आप किसका करेंगे, वेग का करेंगे। ए जो है कांस्टेंट है, ए को हम बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे dt और यहाँ पे हमारा होगा dv। क्या होगा, dv। चलिए थोड़ा ध्यान दीजिए, समय का जब आप समाकलन करेंगे तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे समय के 2 मान है, दिख रहा है। यानी जब विरामावस्था में था तो समय का मान 0 था। अब बेटा जब यह गति किया तो समय का मान क्या आ गया, कैपिटल T आ गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0 से कहां से भैया, t तक। इसको लिमिट कहा जाता है। क्या कहते हैं, लिमिट। समय कहां से कहां तक चला है, 0 से t तक। कहां से चला है बेटा, 0 से t तक। तो हम इसके नीचे 0 लगाएंगे, ऊपर t कर लेंगे, बीच में dt है। वेग का जब समाकलन आप किए हैं तो क्या आया है, पहले वेग u था, फिर क्या बना, v बना। तो पहले यहाँ पे u लगाएंगे और v लगाएंगे। देखिए समझ में आ रहा है, इसको लिमिट कहा जाता है। क्या कहते हैं, लिमिट कहते हैं, ठीक है। ये सिंबल जो है, जैसे समय के 2 मान हैं, एक पहला समय जो था, पहला जो समय है वह क्या है, विरामावस्था में था तो 0 था, और जब वह गति की अवस्था में, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक गति किया तो समय 0 से बदलकर क्या बन गया, t बन गया। क्या बन गया, t बना। फिर देखिए वेग जो है पहले विरामावस्था में u था, और जब गति की अवस्था में हुआ, जब वस्तु यहाँ से यहाँ तक गया तो इसका वेग बना v। क्या बना बेटा, वेग v बना, ठीक। तो हम क्या करेंगे, समय का जब समाकलन निकालेंगे तो समय के मानों को पुट कर देना है। समय कहां से कहां तक था, 0 से लेके t तक, पहले 0 था फिर t बना है। वेग कहां से कहां तक था, u से v तक। देखिए u से v तक। हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया हो। समझ में आ रहा है, दिख रहा है बढ़िया से। चलिए कमेंट करके बताइए। देखिए बेटा यहाँ पे लिखेंगे a। बेटा यहाँ पे ध्यान देना, जब हम समाकलन dt का निकालते हैं तो केवल t आता है। यह सूत्र है, नोट कर लो मेरे भाई, ठीक है। अगर आपको समाकलन करना नहीं आता है, फर्स्ट ईयर वाले बच्चे, तो आप कहिए समाकलन की वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा। फिजिक्स में भी समाकलन है, मैथ में भी समाकलन है बेटा, लिमिट वाले भी हैं। तो अगर आपको नहीं आता है समाकलन करना तो बोलिए, उसका वीडियो मैं बना के अपलोड कर दूंगा। कमेंट में अपनी बातों को रख दीजिएगा। बेटा अगर हम dv का समाकलन निकालें तो केवल v होता है, dt का समाकलन t होता है,
और डीवी का समाकलन क्या होता है, केवल v होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, dt का जब समाकलन निकालेंगे तो यह v होगा, इसको बड़े ब्रैकेट में करके यहाँ पे लगा लीजिए, नीचे 0 था ऊपर t था। आगे बढ़ जाइए, dv का समाकलन करेंगे तो बेटा v होगा, क्या होगा जी, v होगा, नीचे क्या था u था, ऊपर क्या था v था। देखिए अब हम करीब चल चुके हैं। पहले हमने क्या किया था, dt का समाकलन, ध्यान दीजिए, सॉरी यहाँ पे dt का समाकलन t होगा, सॉरी बेटा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे। dt का जो समाकलन है क्या होगा, केवल t होगा, क्या होगा जी, t होगा, और dv का समाकलन भी। तो dt का समाकलन t होता है, नीचे 0 था हमने 0 लिखा, ऊपर t था हमने t लगा दिया। dv का समाकलन केवल v होगा, नीचे u था हमने u लिखा, ऊपर v था हमने v लिख दिया। अब देखिए क्या करना है, अब एक बार इस t को इस ऊपर वाले t के साथ लेंगे और एक बार इस t को नीचे वाले 0 के साथ लेंगे। तो t में से 0 आपको घटा देना है, t में से 0 को क्या कर देना है, घटा देना है। तो देखिए हम कैसे लिखने जा रहे हैं, लिखेंगे a बड़ा ब्रैकेट इस t को इस t के साथ, माने यह t एक बार लिखेंगे हम, t को t के सापेक्ष लेंगे, t को 0 के सापेक्ष लेंगे, ठीक है, मान रख रहे हैं यहाँ पे। तो t को हमने t के साथ लिया, केवल t आया। अब यहाँ पे माइनस कर देते हैं, t को एक बार 0, t के जगह पे हम 0 लगाएंगे, यहाँ पे 0 हो गया, ठीक। आगे बढ़िए, अब इस v को v के जगह पे हम एक बार ऊपर वाला जो यहाँ पे पावर दिख रहा है उसको लिखेंगे, v के जगह पे v लिखेंगे, यहाँ पे v होगा। अब v का मान एक बार u भरेंगे माइनस के साथ, यहाँ पे u हो गया, इसको ऐसे करके हम बंद कर लेंगे। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा। अगर लिमिट से संबंधित यानी समाकलन का कंसेप्ट आपको पता नहीं है बेटा, तो आप जरूर कमेंट करके बताइए कि सर हमको पता नहीं है, मैं उससे संबंधित वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, आप देख लेंगे, आपकी डाउट जो होगी दूर हो जाएगी। देखिए अब a से जब t में गुणा करेंगे तो क्या होगा, at होगा बेटा, a से 0 में गुणा करोगे 0 होगा, उसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, इक्वल में चलो, यह है v माइनस u, हमें पक्षांतर करना है, क्या करना है, पक्षांतर। देखिए पक्षांतर कैसे करेंगे, at के पास u को लेकर आइए, तो ये हो गया आपका at, भाई माइनस u इधर आएगा तो प्लस u बराबर में v हो गया। हम इसको या करके ऐसे लिख सकते हैं, या हमारा v बराबर हो गया, u को आगे कर दे रहा हूँ, at को पीछे कर दे रहा हूँ, u प्लस क्या बना, at बना। देख लीजिए हमारा मान निकल के आ गया। अच्छे तरीके से देख लीजिए, अगर किसी छात्र को कहीं पर भी दिक्कत हो तो पूछ सकता है, कहीं दिक्कत है तो पूछ सकते हैं बेटा। मैं द्वितीय नियम बताने जा रहा हूँ, चलिए सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले, बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर समस्या है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एक बार और रिवीजन कर दूं इसको, चलिए आइए एक बार और मैं शॉर्ट तरीके से बता दे रहा हूँ, थोड़ा जल्दी में करके उसको बता दूंगा अच्छे तरीके से। एक बार और देख लीजिए बढ़िया से, जितने भी बच्चों को नहीं आया है बेटा एक बार और देखें। चलिए आइए, हमने पहले जो कंसेप्ट बताया बेटा उसको समझ में आना चाहिए, पहले जो हमने यहाँ पे लिखा है यह आपको बेहतर तरीके से समझ में आना चाहिए। फिर उसके बाद यह सूत्र याद होना चाहिए, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। त्वरण को a से डिनोट करेंगे, वेग में परिवर्तन को dv से, बेटा समय अंतराल को हम क्या करेंगे dt से। बेटा a से dt में गुणा करेंगे तो a dt बराबर यह होगा dv। दोनों पक्षों में दोनों बगल समाकलन लागू करना है, दोनों बगल लिखेंगे समाकलन, समाकलन करने पर दोनों बगल चलिए समाकलन कीजिए, समाकलन करने पर चलिए जब समाकलन करेंगे तो देखिए मान क्या निकल के आएगा बेटा, समाकलन का सिंबल लगाइए a और क्या dt बराबर समाकलन कर दीजिए dv का, a कांस्टेंट है, a को बाहर कीजिए, समाकलन लगाइए, क्या लिखेंगे dt। अब dt में t का समाकलन करना है, ध्यान दीजिए ये हमें t के सापेक्ष समाकलन करना है, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। समय के कितने मान है, 2 है, एक 0 है, एक t है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे t लिखना है। आगे बढ़ जाइए, dv का भी समाकलन करना है, तो आप देखिए वेग का, वेग के सापेक्ष समाकलन करना है। वेग के कितने मान है, 2 है, एक प्रारंभिक एक अंतिम, पहले प्रारंभिक आया था फिर अंतिम आया था। अब ध्यान दीजिए ये बाहर रहेगा बेटा, dt का जब समाकलन आप करेंगे तो केवल t आता है, dt का समाकलन क्या होता है, केवल t आएगा, या dt का समाकलन केवल t, नीचे 0 है 0 लगाइए, ऊपर t कर दीजिए। चलिए आगे, dv का जब समाकलन करेंगे तो केवल v आएगा, बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए, नीचे u था और ऊपर कैपिटल V था। अब देखिए आपको करना क्या है, मैं इधर साइड में लिखते जा रहा हूँ इधर। चलिए अब देखिए करेंगे क्या बेटा,
अब ये जो मान है यहाँ पे देखिए ए है, तो ए को बाहर कर लीजिए, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए। बीच में ब्रैकेट के अंदर देखिए टी है, तो टी के जगह पे एक बार इस टी को लेंगे और फिर टी के जगह पे एक बार जीरो को लेंगे और दोनों को घटा लेंगे, तो यह आपका हो जाएगा टी माइनस जीरो होगा। बड़े ब्रैकेट को बंद कीजिए। वही करना, एक बार बी की जगह पे इस बी को लेंगे, फिर बी में से यू को घटा देंगे, तो यह हो जाएगा हमारा बी माइनस यू। इसको भी क्लोज कर लीजिए बड़े ब्रैकेट में। तो ए से टी में गुणा कराएंगे, क्या बनेगा, ए टी बनेगा, और यहाँ पे जीरो हो जाएगा, जीरो मैं नहीं लिख रहा हूँ, और यह क्या हो गया, v माइनस यू हो जा रहा है। पक्षांतर कर लीजिए, ए टी या माइनस इधर आएगा, प्लस होगा, बराबर में v, यानी हमारा हो गया v बराबर u प्लस क्या हो गया, ए टी। हमें यही निगमन करके लाना था, हमें यही निगमन करके लाना था। चलिए सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, आप दूसरा समीकरण बताने जा रहे हैं। चलिए नोट कीजिए सब लोग। चलिए देखिए आप, अब मैं आपको दूसरा इसमें के गति का जो द्वितीय समीकरण है बेटा, उसका निगमन कराने जा रहा हूं। मैंने आपको दो बार मैंने आपको बताया प्रथम समीकरण को निगमन करने का तरीका, वो अभी समाकलन विधि से। मुझे आशा होगा कि आपको समझ में आ गया होगा बेटा। जिन बच्चों, जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे कहूंगा बेटा एक बार उसको लाइक करें, कमेंट करें, और अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा आप उसको क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए गति का प्रथम जो था वहां पे मैं द्वितीय लिख दे रहा हूं। गति के द्वितीय नियम का हमें क्या करना है, समाकलन विधि से नियमन करना है। चलो गति का द्वितीय जो समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसको समाकलन विधि से सॉल्व करने का एक तरीका है। अब वो क्या तरीका है मेरे भैया, अब क्या तरीका है, एक सूत्र मैं बताऊंगा बेटा, फिर मैं आपको बताने जा रहा हूँ गति की द्वितीय समीकरण। प्रथम तो बेहतर तरीके से समझ गए, द्वितीय समीकरण को निगमन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गति के दूसरे समीकरण को निगमन करने के लिए आपको एक फार्मूला लिखना है। वो कौन सी फार्मूला है, वह फार्मूला है बेटा वेग बराबर, ध्यान से देखना, फार्मूला है वेग बराबर क्या है जी, विस्थापन। विस्थापन बटे होता है समयांतराल। विस्थापन बटे क्या होता है, समयांतराल, ठीक है। वेग को v से प्रदर्शित करेंगे और विस्थापन को हम d से प्रदर्शित करेंगे और समय को हम किससे, dt से प्रदर्शित करेंगे। बेटा इसके इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, तो यह हो गया v dt हो जाएगा बराबर, यह क्या हो जाएगा आपका ds हो जाएगा। ds को इधर ला लीजिए, तो ds बराबर v dt हो जाएगा। यहाँ पे ds बराबर v का मान आपको पता है, देखिए v का मान ऊपर लिखा हुआ है, v का मान क्या होता है u, देखिए v का मान क्या है, v का मान ऊपर लिखा हुआ u प्लस ए टी। अभी मैं इसका निगमन भी करा चुका हूँ, तो v का मान यहाँ पर भरेंगे आप u प्लस ए टी। इस v का मान भर रहा हूँ, किसका मान भरा हूँ, v का मान भरा हूँ, और इंटू में हमारा क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। इंटू में क्या होगा बेटा, dt, तो यह होगा आपका ds बराबर dt से u में गुणा कराएंगे तो u dt होगा, प्लस at से dt में जब गुणा कराएंगे तो यह होगा at, और क्या होगा dt। बेटा अब क्या करना है, दोनों तरफ समाकलन लेना है आपको। लिखेंगे समाकलन करने पर क्या करेंगे बेटा, समाकलन करने पर चलिए कीजिए समाकलन। तो ds का समाकलन कीजिए बेटा, तो लिखेंगे समाकलन क्या, यहाँ मैं इसको लिख दे रहा हूँ ऐसे, देखिए। तो इसका समाकलन जब आप निकालेंगे तो देखिए यह हो जाएगा समाकलन ds, किसका निकालना है, ds का। इन दोनों में भी आपको समाकलन लागू करना है, चलिए लागू कीजिए बेटा। तो समाकलन जब लागू करेंगे तो यह हो गया समाकलन u dt प्लस समाकलन, अब आपको इसमें लागू करना है at और dt में, तो यह हो गया at और क्या dt हो गया। क्या बना बेटा, at और dt। अब ध्यान दो, बेसिक नॉलेज जो मैंने पहले दिया था वही जानना है। ds में s के सापेक्ष आपको क्या करना है, समाकलन करना है s के सापेक्ष। तो s का मान पहले क्या था, ध्यान दीजिए, पहले 0 था। s का मान क्या था जी, पहले 0 था, बाद में क्या हुआ है, s बना है। ध्यान से देखो, लिमिट लगा रहा हूं। अब इसमें u dt है, ठीक है। या एक काम करो, एक स्टेप इसको मैं और आगे बढ़ा दे रहा हूँ, चिंता ना करो, एक स्टेप नीचे समाकलन दे दो, यहाँ पे लिख लो ds, ठीक है।
अब यहाँ पे ds में x के सापेक्ष समाकलन करोगे तो s का मान पहले क्या था, 0 था, बाद में क्या हुआ है, s बना है। देखो मैंने लिमिट लगा दिया। इसमें क्या करेंगे, u को बाहर करेंगे और किसका समाकलन आप निकालेंगे, dt का निकालेंगे। किसका, dt का निकालना है। तो समय के सापेक्ष जब समाकलन करेंगे तो समय का मान पहले क्या था, 0 था, बाद में क्या आया है, t आया है। फिर प्लस लगाइए, इसमें a को बाहर करना है और समाकलन करना है क्या, t और dt का। ठीक है, तो समय का भी मैंने बताया है, समय का दो मान है हमारा, एक 0 है और एक क्या है, t है। ठीक, अब देखिए जब ds का आप समाकलन करेंगे तो क्या निकल कर आएगा आपका, ध्यान दीजिए, ds का केवल होता है s, लिमिट भी तो आपका था, तो लिमिट क्या है, 0 से कहां तक, s तक। आगे बढ़ जाइए, ये u है, u ही लिखेंगे। बेटा dt का समाकलन क्या होता है, केवल t होता है। dt का समाकलन क्या होता है जी, केवल t होगा। उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे 0 है तो 0 लिखोगे, ऊपर t है तो t लिखोगे, प्लस। चलो फिर ये बाहर है, ये बाहर करो, बड़ा ब्रैकेट लगाओ। अब देखो t और dt का समाकलन निकालने के लिए देखो यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा है x पावर n dx का, x पावर n dx का। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे समाकलन कह दिया जाए t पे पावर 1 और dt का निकालिए, तो क्या करेंगे, पहले हम लेते हैं t, पावर में 1 जोड़ दिया जाता है, बटे में वही पावर लिख लेते हैं, तो t पे पावर 2 बटे में 2 हो जाएगा। समझ रहे हो, मतलब यही फार्मूले का हमें जिक्र करना है, ऊपर यहाँ पे साइड में मैं लिखा हूँ। ठीक है, जिन छात्रों को समाकलन करना नहीं आता है मैं उन छात्रों से कहूंगा बेटा अगर आप कमेंट करेंगे तो कमेंट के, अगर आपकी अत्यधिक मात्रा में कमेंट आ रही है तो लिमिट वाला मैं समाकलन का वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। समाकलन बहुत बड़े पैमाने पे है, बहुत से छात्रों को समाकलन करना नहीं आता होगा, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए, मैं उसका वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। देखिए टी पे पावर कुछ नहीं है, क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, तो टी पे पावर 1 प्लस 1 करना है, बटे में भी 1 प्लस 1 करना है बेटा, और इसमें आप क्या करेंगे, लिमिट लागू करेंगे। ठीक है, तो लिमिट आपका कहाँ से, 0 से t तक था, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे और t है। ठीक, अब चलिए, अब इसको इस s को इस s के साथ लेंगे और एक बार 0 के साथ लेंगे, तो s माइनस 0 हो गया। क्या होगा, s माइनस 0। यहाँ पे क्या होगा, u होगा, बड़ा ब्रैकेट में लिखिए, t को t के साथ, एक बार 0 के साथ, प्लस लगाइए, यहाँ पे a को a लिखेंगे और t पे पावर 2 है तो इसको बड़े ब्रैकेट में ऐसे कर दे रहा हूँ, तो हम लिख दे रहे हैं t पे t स्क्वायर और अपान में t और इक्वल में, एक बार इसको 0 के साथ लेंगे तो 0 ले रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इसके बाद हम लिखेंगे, या 0 तो हटेगा, केवल s लिखेंगे, इसमें से क्या लेंगे, केवल ut लेंगे, 0 हटेगा। अब प्लस इसमें क्या लेना है, a लेंगे और t स्क्वायर लेंगे, t स्क्वायर अपान में 2 हो जाएगा। इसको व्यापक तौर पे मैंने अच्छे तरीके से फार्मूले पे सेट करना हो तो आप कैसे सेट करेंगे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जगह का अभाव है या करके, देखिए यह हो जाएगा s बराबर ut है तो ut लिखेंगे। यहाँ पे देखिए इसमें से 1 बाहर कर दे रहा हूँ, 2 इधर ला दे रहा हूँ, कर दे रहा हूँ हाफ और at स्क्वायर, यही हमारा निगमन करके लाना था। चलिए सभी छात्र देख ले, अगर समझ में नहीं आया तो फिर भी कमेंट के माध्यम से आप बताएं कि सर नहीं आया है, अगर आ गया है तो आप बोलिए कि सर समझ में आ गया है। ठीक है, मैं आप सभी छात्रों से कहूंगा कि अगर इस वीडियो को पेज पे देख रहे हैं तो बेटा फॉलो करें, अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें बेटा, अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर करें। अब हम लोग पढ़ेंगे गति की तृतीय समीकरण का निगमन समाकलन विधि द्वारा।